तुम्हारी लोकसभा हो सके। संसद हमने 3 पार्ट पढ़े। पहला राष्ट्रपति, पहले शर्त लगा दिए, उसके बाद लोकसभा। अब लोकसभा तुमने शर्त लगा दी, लोकसभा शर्त लगा दी, अब बची आपकी राज्यसभा। ऐसे ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बना देंगे आपका संसद। और संसद का प्रमुख काम है आपका कानून बनाना, जो जारी होगा संशोधन के बाद। अब जैसे संवैधानिक है तो संशोधन होगा, और जो वैधानिक है तो डायरेक्ट लागू हो जाएगा, सीधे सीधे लोगों पर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी कानून बनता है वो लोगों के हितों के लिए ही बनता है। कभी कभी क्या है, लगता है कि विपक्ष को कानून हित में नहीं है, तो विपक्ष क्या है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसमें कानून सही है या गलत है कौन चुनता है? नहीं, सही है गलत है ये सब सांसद, ये सब सांसद MP, राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। मान लो कोई वोट डालने हैं, उनको कोरम पूरा करना है, 50% से ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे इसके, तो कानून पारित हो जाएगा। लगता है कि राज्यसभा को इन्होंने पास कर दिया है, हमको फेल करना है, तो वो विपक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं लोकसभा वाले, उन्होंने कोई कानून बना के भेज दिया राज्यसभा को, और राज्यसभा को लगा है कि इन्होंने ठीक नहीं किया, जनता का शोषण हो सकता है, तो वो फेल कर सकते हैं। अब राज्यसभा भी पास कर देगी तो राष्ट्रपति को लगता है कि एक बार में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से वो भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर से पहुंचा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को पास करना ही होगा। ठीक है, तो राज्यसभा का इतना ही काम है कि जो लोकसभा जो कर रही है ना, उसकी क्या करना, निगरानी। उसकी निगरानी है कि इसके बाद में जो लास्ट स्टेज है, जैसे प्री का मतलब लोकसभा, और जो मेंस लिखेगा वो कौन लिखेगा, राज्यसभा। राज्यसभा ने मेंस लिख दिया, फिर रह जाता है इंटरव्यू राष्ट्रपति कर देंगे। ठीक है, फिर फाइनल कट ऑफ लग जाएगी तो तुम्हारा कानून बन गया। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ से पहले जो मेंस लिखेगा वो लिखेगा तुम्हारा राज्यसभा। मतलब क्या है कि राज्यसभा विवेचना करता है। जैसे ही राज्यसभा को लगता है कभी, राज्यसभा, बात हम कर रहे हैं स्टेट ऑफ काउंसिल की। हाँ, राज्यसभा राज्यों के जो MLA और MLC होते हैं वो चुनते हैं, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि हमने तो चुना MLA को और MLA ने चुन लिया, तो चुना तो हमने ही है, लेकिन कैसे, सीधे तरीके से नहीं, घुमा फिर के। मतलब हमने MLA को, MLA ने राज्यसभा के सांसद को, और राज्यसभा के सांसद बैठे हुए हैं। अगर जो देश में इमरजेंसी लग जाती है तो काम कौन करेंगे? अब जैसे कोई भंग हो जाए, प्रधानमंत्री जैसे मिस हैपन कुछ भी हो जाता है, तो उस प्रधानमंत्री का पद कैसे भरना है या फिर उसका इलेक्शन कैसे कराना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? नहीं, तब तक कौन रहेगा? राज्यसभा रहेगी। तब राज्यसभा के सांसद फॉर्म में आ जाएंगे, लोकसभा थोड़ा भंग हो जाएगी तो वो हट जाएगी। तो ये ऐसी बॉडी है जो कभी भी कैसी नहीं होती, विघटित नहीं होती, इससे कोई भंग नहीं कर सकता। इसमें हर 2 साल बाद 1/3 मतलब 33% लोग निकलते रहते हैं। हर 2 साल बाद चुनाव होता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का क्या होता है कि जैसे मैं चुन गया, जैसे मान लो 6 साल के लिए, तो मैं तो 6 साल बाद ही जाऊंगा, लेकिन 6 साल बाद मैं जाऊंगा तब और नए बढ़ेंगे, मतलब 1/3 हर 2 साल। ठीक है, तो कार्यकाल 6 साल है, लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 निकाल दिए जाते हैं, चुनाव के जरिए उसमें बदल लिए जाते हैं। तो और इसकी जो डिटेल है वो ऐसे पढ़ेंगे कि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का कैसा है? उच्च। लेकिन सबसे ज़्यादा काम करती है तो लोकसभा करती है। कहते हैं ना, बीज बोने का काम करती है तो लोकसभा। राज्यसभा क्या है? सिंचाई करती है, उसकी जो फसल तैयार की है ना, उसकी सिंचाई किसने की? राज्यसभा ने। शुरुआत करती है लोकसभा, छोटे लोगों का सदन, और बड़े लोगों का सदन उसे अच्छे से ठीक ठाक करके ऊपर भेज देता है। तो छोटे लोगों का लोकसभा, बड़े लोगों का राज्यसभा। ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब ये होता है कभी भंग नहीं होता। भंग का मतलब जैसे प्रधानमंत्री जैसे हटता है ना, तो प्रधानमंत्री के नीचे वाले जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो सारे सारे हटा दिए जाते हैं, भंग कर दिए जाते हैं। राज्यसभा का गठन संवैधानिक अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। हमने 79 में क्या पढ़ा था? संसद, और 80 में राज्यसभा, और लोकसभा 81 में पढ़ेंगे। लोकसभा मैंने डाल दिया है तुम्हारे लिए। अधिकतम संख्या इसकी 250 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 250। वर्तमान में कितनी है इसकी? अच्छा, 238 नहीं है अभी, 238 प्लस 12 राष्ट्रपति के, 238 तो तुम्हारे राज्यों से जाएंगे, और 12 तुम्हारे राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे 250।
लेकिन वर्तमान में है कितने, तो 238 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान क्षमता 245 है, 233 तो राज्यों से हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति से। तो वर्तमान संख्या कितनी है भाई, 245। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ऐसे ही लोकसभा का कितना हो सकता है, 450, लेकिन वर्तमान में कितने, 443 है ना। वैसे 45 से 2 हटा दिया एंग्लो इंडियन, अब कितने बच्चे, 443। एंग्लो इंडियन हटा दिया गए, वो भी राष्ट्रपति ही मनोनीत करते थे। अब 12 बचे, 2 हटा दिए लोकसभा के एंग्लो इंडियन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। 225 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जिनमें दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 4, 4 और 3 7 और 1 पांडिचेरी से। राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, ये कितने हुए टोटल, 8, और केंद्र शासित से 25। 225 प्लस 8 कितने हो गए, 233 और प्लस 12 राष्ट्रपति वाले 245। वर्तमान संख्या इतनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 250 डायरेक्टर को। यहाँ 5 केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप का में एमएलए हैं, और तुम्हारे जम्मू कश्मीर में एमएलए हैं। नहीं एमएलए हैं, वहाँ पर एमएलसी हैं, एमएलए रहेंगे, एमएलसी रहेंगे किसी राज्य में। तो वहाँ से एमएलए हो या फिर एमएलसी हो, वहाँ से राज्यसभा को चुन सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर चुन दिया गया। और इन जो केंद्र शासित हैं, चंडीगढ़, दादरा, नगर हवेली, दमन दीप, इनमें एमएलए नहीं है, इसलिए वहाँ पर राज्यसभा का चुनाव नहीं हो सकता। 80 सब क्लॉज 3 कहता है कि राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से विशेष ज्ञान रखने वाला, कला में जैसे एक्टर वगैरह आ जाते हैं आपके, कभी देखा है ना, कोई एक्टर जैसे मान लो सुनील दत्त थे, दिलीप कुमार वगैरह जो बड़े बड़े एक्टर हैं, वो एक्टर या एक्ट्रेस, उनको देख लो बिना चुनाव के ही वो पहुंच जाते राज्यसभा में, पहुंच जाते बिना चुनाव के। तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी करते हैं, कला से उठा लेंगे, किसी एक्टर को उठा सकते हैं, विज्ञान से उठा सकते हैं, मान लो कोई साइंटिस्ट वगैरह उन्हें लगता है हाँ ये होना चाहिए तो वहाँ से उठा सकते हैं। साहित्य या समाज सेवा से किसी को भी डायरेक्ट उठाकर उनको लगता है ये राज्यसभा में बैठना चाहिए और राज्यसभा में टिका देते हैं, ठीक है। विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला सदस्यों को नामांकित करेंगे कौन, राष्ट्रपति, और 12 होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 12। इसमें एक चीज़ लिखी है आपको, देखो विशेष ज्ञान हो सकता है, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, इनको राज्यसभा का बना सकते हैं क्योंकि वो अपने महारत हासिल है ना उनके अपने क्षेत्र में। विराट कोहली को बना सकते हैं राज्यसभा का, तो इन लोगों को ये 12 में बना सकते हैं। मतलब जो भी 12 है ना, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति मनोनीत वाले 12, उनमें इन क्षेत्रों से उनको बना सकते हैं। बात करें राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, एमएलए एमपी चुनेंगे उस हिसाब से होगा। तो राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव एकल संक्रमणी मत के माध्यम में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य प्रतिनिधियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। राज्यसभा जैसे हमारी यूपी है, यूपी में का जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होगी। तो सीटें हमारी कितनी लगभग राज्यसभा की, राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है। वहाँ पर जैसे 100 सीट हैं तो वहाँ 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2-2 सीट लेनी उन्हें, तो कितने हो गए, उनके 100 हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर सीनेट बोलते हैं ना राज्यसभा को अमेरिका में, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा, और वहाँ उच्च सदन को बोलते हैं सीनेट। अब वहाँ पर क्या 50 राज्य हैं, 50 राज्यों से उनको 100 सीट करनी है, मतलब हर राज्य से 2 सीट लेनी है। हमारे भारत में क्या है कि जैसे राज्य बड़ा है तो ज़्यादा सीटें होंगी, राज्य छोटा है तो कम जनसंख्या है तो कम सीटें होगी, ठीक है। अब दिल्ली छोटी है बहुत, लेकिन उसमें सीट कितनी है, 3। क्यों है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या के अनुसार हमारे यहाँ पर क्या बनाया जाता है, राज्यसभा की सीटें बनाई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐसे होता है कि इनका प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी वोट प्रणाली द्वारा भी किया जाता है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी ही क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करते हैं, क्योंकि इनके पास एमएलए हैं इसीलिए, और एमएलए नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। मनोनीत सदस्य विज्ञान, समाज सेवा या विशेष ज्ञान रखने वाला किसी भी क्षेत्र में, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 80 याद रखो मैन, और जो उसमें 3-4 क्लॉज आते हैं तो बोलना पड़ेगा वहाँ पर। इसके अलावा संसद ने आरपीए 1951 में संशोधन करके राज्यसभा के चुनाव में प्रणाली में 2 संशोधन किए थे। वो ये थे कि राज्यसभा उम्मीदवार और दूसरा गुप्त मतदान। तो राज्यसभा उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक नहीं है कि वह
उस राज्य का निवासी हो जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, मान लो वो किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है, पहला। दूसरा, गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था अपनाई गई। गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान होगा, निर्वाचन आयोग ही कराएगा निर्वाचन। ठीक है, अब ये तुम्हारी सीटें का ब्यौरा है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको दिख सकती हैं। जैसे लोकसभा की यहाँ पर 80 हैं, तो राज्यसभा की कितनी है? 31। 100, हाँ, और 100 है तुम्हारी एमएलसी की। एमएलसी यानी विधान परिषद की 100। अच्छा, 31 यहाँ पर तुम्हारी किसकी हो गई? और 80 लोकसभा। ऐसे आप महाराष्ट्र में आओगे तो महाराष्ट्र में 48 और 19 का आंकड़ा है। जो ज्यादा है वो तो लोकसभा है और जो कम है वो राज्यसभा है। ऐसे देख सकते हो यहाँ पर तमिलनाडु 39 और 18 का है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर जाओगे तो 5 और 4 का है। हिमाचल में 4 और 3 का है। उत्तराखंड में आपका 5 और 3 का है। अब यहाँ पर जाओगे इस साइड पंजाब में तो 13-7 का है। हरियाणा में 10-5 का है। यहाँ पर राजस्थान में 25-10 का है। गुजरात में 26-11 का है। और यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? केंद्र शासित है। 48-19 गोवा में 2 और 1 का है अनुपात। यहाँ पर 28-12 का अनुपात है। कर्नाटक में और केरल में तुम्हारा है 20 और 9 का अनुपात। ऐसे ही इधर आओगे तो पश्चिम बंगाल में 12-42-16 का अनुपात है। यहाँ पर आसाम में 14-7 का अनुपात है। और यहाँ पर 2-1 का अनुपात है। त्रिपुरा में, मिजोरम में तुम्हारा 1-1 का अनुपात है। और तुम्हारा यहाँ पर मणिपुर में 2 और 1 का है। और यहाँ पर तुम्हारा नागालैंड में 1-1 का है। ऐसे अरुणाचल में आओगे तो 2-1 का है। सिक्किम में तुम्हारा 1-1 का है। और यहाँ पर तुम जैसे बिहार में पहुँचोगे तो 40-16 का अनुपात है लोकसभा और राज्यसभा में। ये लोकसभा राज्यसभा का इस प्रकार, जैसे लोकसभा की 543 बनती है सीटें और राज्यसभा की टोटल 245 बनती हैं। टोटल सीट की बात की जाए राज्यसभा लोकसभा में तो 788 सीटें आपकी अभी वर्तमान में। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के कितनी? 728 सीटों पर प्रतिनिधित्व हो रहा है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश और एमपी और गुजरात इनमें 11-11 हैं। राजस्थान उड़ीसा में 10-10 हैं, 10-10 हैं। केरल में 9 है, पंजाब तेलंगाना में 7-7, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5-5, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली उत्तराखंड में 3-3, पुडुचेरी, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा में 1-1। ये याद करने का तरीका है, आपको लिखित में आपकी जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। आपकी PDF सेफ और सरल तरीके से आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी। और ऑनलाइन वाले अपना उनको मजबूरी है लिखना या स्क्रीनशॉट मार लें। जम्मू कश्मीर 4, झारखंड 6। योग्यता की बात करें तो योग्यता वही है जो होनी चाहिए और जो राष्ट्रपति की थी, जो आपके लोकसभा की थी और वही राज्यसभा की रहेगी। भारत का नागरिक हो, विकृत मस्तक, विकृत यानी पागल दिवालिया ना हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। कार्यकाल की बात, क्योंकि ये 30 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष थे तो वो छोटा भाई, ये बड़े लोगों का है तो 30 वर्ष हो गए। ठीक है, उम्र राज्य लोग बैठेंगे। संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इससे भंग नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनका चुनाव कर दिया जाता है। 1/3 लोग निकाल दिए जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष रहता है और वर्तमान संख्या 200 आम बात है। ठीक है, इतनी तो बातें कॉमन है, लेकिन इसमें और आगे क्या क्या लिखा है उससे जरूर। सीटों की रिक्त होने पर क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, सुनो। यदि किसी सदस्य की सीट उसके इस्तीफे या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाती है तो रिक्त पदों को भरने के उपयुक्त चुनाव कराया जाता है। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्ति तब तक राज्यसभा सदस्य बना रहता है जब तक वह रिक्त पद रहता है। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के लिए सीटों की रिक्त अनुच्छेद 101 में और दोहरी सदस्य, कोई भी सदस्य एक ही समय में सदन के दोनों सदनों में भाग नहीं ले सकता। एक सदन का ही MP बन सकता है, चाहे राज्यसभा का बन ले या फिर लोकसभा का बन ले। यदि तो कोई सदस्य दूसरे सदन में भी सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो वह स्वेच्छा से किसी एक सदन का चयन कर सकता है और एक में इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा जहां से देता है वहां से चुनाव, फिर से उपचुनाव होगा। यदि कोई व्यक्ति अनुसूची 10 यानी दल बदल जो कानून आया था ना, उसके तहत अगर जो क्या आधार योग्य पाया जाता है तो उसकी सीट खाली कर दी जाती है। दल बदल का मतलब है पलटू, किसी के नाम पर जीत गए और अभी इस पार्टी में खुद उस पार्टी में पहुंच गए, लेकिन पहुंच सकते हैं जब 2/3 पार्टी पूरा का पूरा अगर जो दूसरी में विलय होती है उसे बोलते हैं विलय होना, तो जा सकते हैं। वो दल बदल में नहीं आएगा, लेकिन एक एक करके जाओगे तो दल बदल में माने जाओगे। तो इसीलिए झुंड बना के जाओगे यानी 2/3 तो नहीं पकड़े जाओगे, एक एक करके जाओगे तो अनुसूची 10 का उल्लंघन है दल बदल का। ठीक है, दल बदल कानून का।
या तो कोई सदस्य स्वेच्छा से राज्यसभा के सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष को संबोधित करके इस्तीफा दे देता है तो भी उसकी सीट खाली हो जाती है। सीट तो खाली होनी है, चाहे वो दल बदल से कानून से फेलो किया जाए या फिर वो इस्तीफा दे रहा है या फिर उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, लेकिन सीट तो खाली होगी, उस पर उपचुनाव कराना होगा। या तो कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों से अधिक का समय लेता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। 60 दिन के अंदर अंदर वहां प्रेजेंटेशन लगानी है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अवैध या शून्य घोषित कर देता है और ये नहीं जाता तो उसका चुनावी शून्य और उसकी सीट भी रिक्त हो जाएगी। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष उसको शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति किसी को चुन देते हैं तो उसके सामने उसके लेनी पड़ेगी या फिर राष्ट्रपति खुद दिलवा सकते हैं राज्यसभा के सदस्य को। अनुसूची 3 में इसका शपथ का क्या है प्रावधान किया गया है कि शपथ अनुसूची 3 के तहत दी जाएगी। अयोग्यता की बात करें तो अयोग्यता वही है, लागू के पद पर न हो, 35 वर्ष की 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया न हो और ऐसे ही लागू के पद पर न हो या विकृत मस्तिष्क का न हो या फिर ऐसे ही दोषी न पाया गया हो जो दल बदल कानून में भाग ले चुका हो, मतलब दल बदल कर चुका हो, वो नहीं हो। 2 साल की ज़्यादा सजा नहीं भूली हो, उसे 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो उसकी क्या है अयोग्यता है। आरपीए 1991 में अन्य योग्यताएं निम्नलिखित हैं, जैसे उन्हें चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था, किसी भी अपराध में 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा नहीं मिली हो, निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में विफल हो। क्योंकि चुनाव होता है तो परिसीमन आयोग को अपना चुनाव का ब्यौरा देना होता है कि हम जैसे चुनाव बताता है ना, आप सिर्फ 5 लाख रुपए ही खर्च कर सकोगे चुनाव सामग्री में, आपने 5 लाख की वजह कितने कर दिए 5 करोड़ खर्च कर दिए, यानी कि जनता को तुमने खरीद लिया है, तो तुम क्या हो जाओगे दोषी पाए जाओगे, आपको सजा हो सकती है। आपको चुनाव आयोग पहले से ब्यौरा ले लेता है आपकी संपत्ति का, फिर बाद में जब जीत जाओगे उसके बाद ब्यौरा लेगा कि आपने कितनी संपत्ति लुटाई है। तो अगर जो तुम चुनाव के समय अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हो तो आप कैसे माने जाओगे दोषी, तो विफल हो जाओगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा और चुनाव आयोग की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति ने कह दिया कि अगर ये आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है चुनाव आयोग को पूछकर, तो वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये राष्ट्रपति के राज्यसभा के लिए हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा, इसकी अब पावर की बात कर लें, अभी चुनाव कराया है, शपथ दिलवाई है, कौन कौन लड़ सकते हैं इलेक्शन वो भी बताया है, लेकिन बात करेंगे इसके पावर की, शक्तियां क्या हैं इसमें। तो राज्यसभा की शक्तियां उनके कार्य इस प्रकार हैं कि संविधान द्वारा कानून बनाने के कार्य में वित्त विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को तो कोई नहीं रोक पाता, राष्ट्रपति भी नहीं रोक पाते क्योंकि वो तो बजट पास होना ही है क्योंकि जनता के लिए है। लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं, सिर्फ किसे छोड़कर वित्त विधेयक को। ये यहाँ पर दिमाग डालो, वित्त विधेयक में राज्यसभा को भी इंटरफेयर नहीं करती, ना ही राष्ट्रपति करते ना ही लोकसभा करती। लोकसभा तो वित्त विधेयक को पास करती ही है, वो तो भेजती है। लोकसभा द्वारा पास साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रख सकती है। साधारण विधेयक जैसे कोई नया कानून बनाना है या कोई संशोधन करना है तो उसको 6 महीने तक अपने परामर्श देने के लिए या फिर उसे उस पर इन्वेस्टिगेशन की जांच के लिए उसे अपने पास 6 माह तक रख सकती है। ये राज्यसभा का अधिकार है। उससे ऊपर बड़ा अधिकार है तुम्हारे राष्ट्रपति को, वो पॉकेट वीटो को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अपनी जेब में रख सकते हैं। इनके भी पास अधिकार है, 6 महीने तक ये अपने पास रख सकते हैं। अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक के लिए। देखो 108 के तहत यदि किसी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है तो राष्ट्रपति दोनों को क्या कर सकता है, ज्वाइंट सेशन या फिर एक साथ दोनों को संयुक्त अधिवेशन करा सकते हैं। सिर्फ किसे छोड़कर धन विधेयक की बात नहीं होनी चाहिए, बाद बाकी कोई भी इनमें मतभेद है राज्यसभा लोकसभा में तो दोनों को आह्वान कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। तो 108 के तहत दोनों को संयुक्त अधिवेशन करा सकते हैं। ऐसे 109 कहता है कि धन विधेयक के केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि लोकसभा इसे पास कर अपनी सिफारिशों के लिए भेजती है तो राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकती है। पहले साधारण विधेयक को 6 महीने के लिए और धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए। 14 दिन बाद बिल दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। 14 दिन तक उन्होंने जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो वो पास हो गया, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ कौन बनाता है, लोकसभा का अधिकार है सिर्फ धन विधेयक का, क्योंकि बजट मंत्री ये सभी मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री वगैरह ये सब लोकसभा के होते हैं। उन्होंने कह दिया कि इतना बजट है हमारे भारत का, इतना बजट में पैसा पास करना है तो पास होगा, कोई नहीं रोक सकता। 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा, उसके बाद में और जो जवाब नहीं आया तो वो पास माना जाएगा। इसमें राष्ट्रपति भी कुछ नहीं करते। जैसे 1989 में 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद ये विधेयक राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण निरस्त हो गए थे, ये हो चुका है एक बार।
राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों से मंजूरी लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का जो कोई इमरजेंसी लेते हैं तो लिखित में दोनों सदनों से लेंगे रजामंदी, इमरजेंसी लगनी चाहिए या नहीं। एक बार की बात है, इंदिरा गांधी जी ने फोन पर ही बोल दिया इमरजेंसी लगा दी जाए, उन्होंने तुरंत आदेश कर दिया और लगा दी। उसके बाद मालूम पड़ा ये तो इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल मैटर में लगवाई है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं थी। बाद में राष्ट्रपति को गुस्सा आया, उन्होंने कह दिया कि आज के बाद अब तो बार बार काठ की अंडी नहीं चढ़ेगी, चढ़ गई वो चढ़ गई। अब की बार राज्यसभा लोकसभा दोनों लिख कर देंगे मुझे इमरजेंसी लगेगी, कोई भी बटन दबाऊंगा इमरजेंसी हूटर शुरू, ठीक है। इसीलिए अब दोनों की रजामंदी चाहिए, किसे? राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में। तो राज्यसभा का भी उसमें क्या होता है, योगदान रहता है। हाँ, अब लोग, छोटा भाई बोल रहा है लोकसभा करिए, हाँ लगनी चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री कह रहा है हाँ क्या चाहिए। प्रधानमंत्री क्या करता है? लोकसभा का प्रतिनिधित्व रखता है मजबूती से। ऐसे ही प्रधानमंत्री बोल रहा है तो राज्यसभा का भी, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाएंगे, हाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। सभापति, तुम्हारे उपराष्ट्रपति, यह तो घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा भंग हो जाती है, तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है, क्योंकि भंग हो गई तो कर दिया। अन्य शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति, देखो अगर जो लोकसभा नहीं है अस्तित्व में और भंग हो गई है, उसका राज्यसभा फैसला दे सकती है इमरजेंसी के लिए। और जो लोकसभा नहीं है और लोकसभा है बहरहाल, तो फिर दोनों को मंजूरी देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सब लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे, 12 को छोड़कर सब लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुने और राष्ट्रपति दोबारा इलेक्शन लड़ने आगे तो 12 वोट तो उनके पक्के हैं, है ना। अब मैंने ही चुने और मैं ही वोट ले लूँ तो फिर क्या है। इसलिए मनोनीत वाले छोड़कर बाद बाकी सब क्या लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, यानी राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों पर जो महाभियोग की बात आती है तो राज्यसभा के सभी जो चुन रहे हैं, वो भी जो चुनी है ना 12, मेरी बिल्ली मिर्च को म्यांग हो सकता है, वो भी भाग लेंगे, ठीक है। तो सभी भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के विशेष अधिकार की बात करें तो कुछ विशेष अधिकार हैं इनके। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव लेके आती है। मतलब क्या है कि एक हिस्सा अलग, 2 हिस्सा अलग, 2 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा। अगर जो किसी प्रस्ताव पास करती है तो घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस संसद उस पर कानून बना सकती है। कोई भी कानून राज्यों के लिए बनाना है या देश के लिए बनाना है, और जो राज्यसभा एकजुट हो गई, यानी 2/3 लोग एक पल्ले पे बैठ गए, तो ये पल्ला भारी हो गया, तो उसकी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, अंतिम मोहर लगानी पड़ेगी। कानून तो पास तभी होगा जब राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। राज्यसभा अब तक 2 बार ऐसा प्रस्ताव पारित कर चुकी है। 1952 में पहली बार राज्यसभा ने व्यापार वाणिज्य निर्मित वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया, और दूसरी बार 1986 में राज्यसभा ने संसद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में कानून बनाने का किया था। उन्होंने 2 बार लगा चुके हैं। पहली बार था तुम्हारा 1952 में और दूसरी बार 1986 में। 1952 लगाया था वो तुम्हारे व्यापार से और वाणिज्य यानी उद्योगों से था, और दूसरी बार जो लगा था उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र सुरक्षा की व्यवस्था के लिए था। 2 बार 2/3 लोग इकट्ठे हो गए, राष्ट्रपति को अंतिम मोहर लगानी पड़ी, केवल राज्यसभा के लोग ही, ठीक है। ये तो उसकी क्या थे, विशेष अधिकार थे। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद को अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार दे सकती है। ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं क्या, सुनो, जिसमें आ जाएगी तुम्हारी भारतीय इंजीनियर सेवा, एक भारतीय वन सेवा IAS अधिकारी, और यहाँ पे भारतीय चिकित्सा यानी CMO वगैरह UPSC से बनाए जाते हैं, बनाने का अधिकार देती है ये 1961 के तहत। तो ये डिमांड कर सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं 312 के तहत कि अखिल भारतीय सेवाएं हो सकती हैं। 65 में राज्यसभा 1965 में राज्यसभा ने भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा बनाने का अधिकार संसद को दे दिया। संसद का मतलब राष्ट्रपति इसमें यानी लोकसभा भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। प्रथम राज्यसभा विपक्ष के नेता हैं, पहले थे श्री श्यामानंदन मिश्रा, और अभी वर्तमान में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राज्यसभा विपक्ष के वर्तमान नेता अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के कौन है, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब जो अभी विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के, और पहले थे श्री श्यामानंदन मिश्रा, क्योंकि विपक्ष में भी तो होना चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में होता राज्यसभा में। जब तक कहते हैं ना कि सुख है तो दुख का होना बहुत जरूरी है, नहीं सुख समझ नहीं पाओगे, दुख है तो सुख का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख सुख की तरफ ट्रेवल करेगा। जब सुख ज़्यादा हो जाएगा वो लौटकर कहाँ आएगा, दुख की तरफ आएगा, ठीक है। इसीलिए जब सुखी हो तब ऐसे फैसले मत करना, इतने उत्सुक मत हो जाना कि अब तो बस हो गए सब सही है।
जब दुख हो तो इतना मत घबरा जाना कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो दोनों में बैलेंस बना के रखो अपना। ऐसे ही क्या है कि जब तक विपक्ष का नेता नहीं है तब तक ये दे धड़ाधड़ कानून बना देंगे। इनको लगा कि लोगों के सबके बाल कटवाने हैं तो कटवा देंगे, विपक्ष को बोला क्यों कटवाने हैं तब रोकेंगे। इसलिए विपक्ष भी है ना बहुत जरूरी है, कमजोर नहीं मजबूत विपक्ष। ऐसे विपक्ष के उसमें से अगर जो 2/3 नहीं 1/3 भी लोग इधर आ गए तो सरकार बन जाए, ठीक है। तो विपक्ष मजबूत हो, कोई भी जैसे वोटिंग पड़ती है तो उसमें कम से कम ना ही मना करने वाले भी लोग काफ़ी हों, ठीक है। इसीलिए विपक्ष बहुत मजबूत जरूरी है। अब तो विपक्ष ही नहीं, 10 सालों से विपक्ष कितने ही वोट डाले फिर भी उसके उतने ही पड़ते हैं, मान लो कहाँ 250 कहाँ 10-20। इसलिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही विपक्ष के कौन बनते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अभी बात करें संसद में विधायी प्रक्रिया के, तो संविधान का अनुच्छेद 107 से 111 तक संसद की विधायी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। चाहे 108 हो, चाहे 109 हो, चाहे 110 हो, चाहे 111 हो, ठीक है। 111 के तहत भंग कर देते हैं ना लोकसभा को, 108 संयुक्त अधिवेशन कर देते हैं वही राष्ट्रपति, ठीक है। तो 107 से लेकर तुम्हारे 111 तक किसका वर्णन है, संसद की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। विधायी प्रक्रिया की बात करें तो संसद की एक सदन से शुरू होती है और जब तक दोनों सदनों में पारित हो जाता है राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देते हैं तब यह एक अधिनियम बन जाता है। प्रोसेस इस तरह से चलता है, ऐसे घूम घूम के आके लास्ट में वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, उसकी क्या है परिभाषा दी जाएगी। उसके बाद में पब्लिकेशन इन गजट, उसमें लोगों की सहमति, मतलब क्या है लोकसभा के देंगे। उसके बाद में फर्स्ट रीडिंग, उसे फिर पढ़ा जाएगा। उसके बाद में सेलेक्ट कमेटी, उसमें से एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद में सेकंड रीडिंग, उसके बाद वो कमेटी फिर उसे पढ़ेगी। उसके बाद में थर्ड रीडिंग, फिर उसे फिर तीसरी बार पढ़ा जाएगा। फिर बिल ऑफ द अदर हाउस, मतलब राज्यसभा में पहुंचेगा। राज्यसभा के बाद में प्रेसिडेंट असेंट, मतलब प्रेसिडेंट के सामने टेबल पर होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद में उसमें क्या लगा देंगे, मोहर, और ये लौटा सकते हैं, यहीं पर आ जाएगा। फिर से जाएगा तो फिर इनको पास करना पड़ेगा। एक बार वापस कर सकते हैं यहाँ तक, दोबारा फिर ये पास करना होगा। अगर ये यहाँ तक पहुँचा तो ये अपनी जेब में भी रख सकते हैं, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर ये अपनी जेब में रख सकते हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने रख लिया था, डाक संशोधन उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, आज तक नहीं निकाला। फिर उसके बाद में उन्होंने अंतिम मोहर हो गई तो लॉ बन गया। मान लो 2015 में कोई कानून बनना है तो वो 2018 में लागू हो पाएगा, क्योंकि जो 1 से 2 साल जो घूमती है ना वो इस प्रोसेस में घूम जाती हैं, समझ गए। किसी भी कानून को बनने में 1 से 2 साल लगती हैं, वो इस प्रोसेस में लग जाती हैं। बिल की बात करें तो पर्चा के आधार पर सरकारी विधेयक और निजी विधेयक, प्रक्रिया के आधार पर बात करें तो साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक होते हैं। पर्चा के आधार पर सरकारी विधेयक और निजी विधेयक उनके सरकार के। लेकिन प्रक्रिया के आधार पर साधारण विधेयक जो लोगों के लिए हित में, धन विधेयक जो लोगों के बजट की बात करता है, वित्त विधेयक यानी कितना बजट किसमें और एक्स्ट्रा लगाना है, संविधान संशोधन ये जो संविधान में क्या छेड़छाड़ करनी है, वो सब कैसे हैं, प्रक्रिया के आधार पर है। उनमें प्रक्रिया चलती है, जो पीछे बताई थी ना ये वाली, वो किसमें चलती है, प्रक्रिया आधार पर। जैसे साधारण विधेयक में चलेगी, धन विधेयक में, वित्त विधेयक और संवैधानिक में। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक होता है, और निजी विधेयक होता है मंत्रिपरिषद के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा। मान लो किसी एक आदमी के पास पहुंच गया कि हमारे शहर में बंदर ज़्यादा है तो बंदर के लिए उपचार कर दो, वो कैसा है, निजी है, उनके शहर के लिए है बस, ठीक है। लेकिन सरकारी विधेयक की बात करें तो मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला, अपने डिपार्टमेंटल वाला कि मेरे डिपार्टमेंट की ये काम चाहिए, ठीक है, वो वाला विधेयक हो गया। सुना सबका जाएगा, मानना ना मानना वो अलग विषय। धर्म में देखा बजट छंट जाता है पूरे साल का, भी 2 बार होते हैं बजट होता है कि हमारा जैसे उत्तर प्रदेश मान लो 6.5 लाख 6 से 6.5 लाख रुपये का बजट है लगभग, तो उन्होंने कहा इतने रुपए लगा लोगों के इतने हमें खर्चा करना है, 6 लाख का बजट ही हो गया। अब 50,000 बजट और बढ़ाना है हमें, ये नई स्कीम हमने लॉन्च कर दी है, 6 से हमें 6.5 करना है, तो यही है बजट। अब इसे क्या है कि जनता के लिए ही सरकार है, तो जनता के लिए कौन रोक सकता है, जनता का पैसा कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति रोकते हैं, नहीं राज्यसभा रोकती है, नहीं लोकसभा तो खैर पास ही करती है, इधर विधानसभा पास करती है, अपने राज्यपाल तक पहुंचता है, ठीक। राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व सीधे राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं, एमपी जैसे बोलते हैं, सांसद। और ऐसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 बताने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बात करें तो संसद ने केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियम 1965 अधिनियमित किया, जिसके तहत लोकसभा के सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे चुनाव लड़ने के तक चुना गया है। अब ये अधिनियम की बात करें तो सबसे पहले अधिनियम ही आता है, उसके बाद क्या होता है संशोधन। तो अधिनियम हमारे 127 हो चुके हैं, संशोधन हमारे 104 है।
मनोनीत सदस्य की बात करें तो या तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था तो राष्ट्रपति समुदाय से 2 लोगों का नामांकित कर सकते थे, अब नहीं, अब तो हटा दिया 2020 तक। अब बात करेंगे 1960 में तक था, लेकिन 95 संविधान संशोधन अधिनियम में 2009 तक के इस प्रावधान को 2020 तक बढ़ा दिया गया। इस प्रावधान को 140 संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया कि ये हटा दिया जाए, लेकिन लोकसभा का चुनाव फर्स्ट फास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम के तहत होता है, पहला वोट और तुरंत इलेक्शन। लोकसभा के सदस्य की योग्यता की बात करें तो वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, छोटा है तो 30 से 25 हो जाए, वो मानसिक रूप से परेशान न हो, पागल दिवालिया न हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद का मतलब समझते हो, सरकार का सीधा 30% हिस्सा उसकी जेब में नहीं आ रहा हो, मतलब सेवा न कर सीधा पैसा 30% उसके जेब में आ रहा हो। विधवा पेंशन, विधवा वो लाभ का पद नहीं है, वो पद कहाँ है, वो तो उनको संरक्षण के लिए व्यवस्था, पालने पोषने के लिए व्यवस्था है, उसकी सरकार पाल रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अन्य योग्यता की बात करें तो व्यक्ति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदान होना चाहिए, उस क्षेत्र का होना चाहिए जिस क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ रहा है। हमारे यहाँ राजीव बब्बर जी आए इलेक्शन लड़ने, तो राजीव बब्बर से कैसे लड़ सकते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो 2 लाख का उनका क्या था, परिचय पत्र था, रहने वाले 2 लाख के थे, इसलिए वो फैजाबाद से इलेक्शन लड़ सके। अब कहीं से भी कोई भी आए लड़ सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी उन्हें, पंजीकृत, मतलब निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदान होना चाहिए, वहाँ पर वोट उन्हें डालना होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए तो वहाँ पंजीकृत कराया होगा, उन्होंने कराना होता है। या तो कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में SC ST का सदस्य होना चाहिए, आरक्षित किसके लिए दिया था, SC ST, ठीक है, उनके लिए। लेकिन SC ST वाले जनरल में तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब SC ST का चुन दिया जाएगा, यहाँ पर SC ST सीट रहेगी, वहाँ पर जनरल लड़ पाएगा, लेकिन यहाँ जनरल होगा वहाँ पर वो लड़ सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, दोनों लड्डू उनके हाथ में है। SC ST उन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं जहाँ उनके लिए आरक्षित नहीं है, मतलब जनरल में भाग ले सकते हैं, लेकिन जनरल वाले उनकी सीट पर भाग नहीं ले पाएंगे। क्या फायदा है ना उनका। अयोग्यता की बात करेंगे तो संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद धारण करता है, विक्षिप्त बुद्धि का, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो, कौन, लोकसभा या फिर राज्यसभा का। दल बदल के आधार पर बात की जाए तो संविधान के अनुसार 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें दल बदल का दोषी अगर जो पाया जाता है वो इलेक्शन दोबारा नहीं लड़ सकता, वो अयोग्य ठहराया जाएगा। दल बदल तो समझे होगा ना, उछल कूद वाले, इस पार्टी से लड़े थे, उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी से शामिल हो गए, ठीक है, वो वाले दल बदल वाले। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में की हौलोहन बनाम जाचिल्लू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं था और न्याय की समीक्षा के अधीन हो सकता है। कुल मिला के क्या है कि पहले ये होता था राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष फैसले ले सकता है किसी निर्णय में, लेकिन बाद में जो ये आए जाचिल्लू, इनके मामले में कहा गया कि इनका सर्वोपरि नहीं होगा, अध्यक्ष का और राज्यसभा का सभापति का। अब इसमें इंटरफेयर कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में उन्होंने एक पिटीशन डाली, कहा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा या चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही किया जाना चाहिए, और नहीं ऐसे नहीं कि पार्टी अध्यक्ष कह रहा है या कोई और आपत्ति जता रहा है, ऐसा नहीं होगा, या कोर्ट के उस पर नहीं होगा। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर चुनाव आयोग। कोर्ट इसमें क्या नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। ऊपर क्या था, कोर्ट इन्वॉल्व था, और नीचे इनके केस में कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। बात करेंगे साल 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है, इसके जरिए देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। राजीव गांधी जी की सरकार थी। अधिनियम 2003 तक चला और अधिनियम 2003 के 91वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं और किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो दल बदल में नहीं आएगा। किस में आएगा, दल बदल में नहीं आएगा। हाँ, नाराज तो हो ही गए, तभी तो जा रहे 2-3। किसी में विलय माना जाएगा, किसी दूसरी पार्टी में विलय माना जाएगा। लेकिन एक एक करके जाओगे तो आपको कैसे माना जाएगा, दल बदल कानून के तहत दोषी ठहराया जाएगा। ये कहा था सन 2003 के
संविधान संशोधन 91 में हुआ था, उसमें कहा गया था दल बदल, तब तक दल बदल नहीं है जब तक 2/3 पूरे चले जाएं। पूरे चले जाएंगे तो दल बदल नहीं है। फिर लोकसभा की अवधि की बात करें तो आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 साल के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भी इसे हटा सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, तो 5 साल का नहीं रहा, फिर 5 साल का अलग से होगा। ऐसा नहीं है जैसे 2.5 साल जी लिए, 2.5 साल मान लो कार्यकाल कर लिया, फिर 2.5 साल के लिए इलेक्शन हो, फिर 5 साल के लिए होगा। ठीक है, रीजनरेट बोलते हैं। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, 5 से 6, लेकिन बाद में बढ़ा दी भी गई थी, फिर बाद में फिर 5 साल फिर कर दिया गया, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी देर धड़ाधड़ इमरजेंसी लगाती थी तो उनके लोकसभा के जो सदस्य थे वो कहते थे हम तो 4 साल ही जी पाएंगे, 1 साल तुम्हारी इमरजेंसी निकल जाता है। उन्होंने घबराओ मत, संविधान संशोधन भी हमारे हाथ में, बदल देंगे, 5 से 6 कर देंगे। उन्होंने 5 से 6 कर दिया, बाद इंदिरा गांधी जी चली गई तो उसके बाद 6 से फिर 5 कर दिया। ठीक है, जब तक थी वो तब तक 6 साल रहा, फिर बाद में 5 साल कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी जी ने 6 साल कर दिया। बाद में जब एक और आता है अधिनियम, उसके तहत क्या कर दिया, उसे 5 साल, उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अन्य योग्यता की बात करें तो ये पूछा जाता है पहली बार कौन से संविधान संशोधन या अधिनियम के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 1976। कौन सा था? 42वां। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। बाद में हटा कब दिया गया? 6 वर्ष कर दिया, लेकिन अच्छे संशोधन किया गया। लेकिन संविधान के 83वें 44वें संविधान संशोधन 78 में इसे क्या कर दिया गया, फिर से 5 साल। जनता पार्टी आ गई, जनता पार्टी ने 74वां कर दिया, वो 44वां संविधान संशोधन कर दिया 78 में। उन्होंने कहा नहीं 6 साल कुछ नहीं चलेगा, वही 5 साल रहेंगे, फिर 5 साल हो गया। अन्य योग्यता की बात करें तो भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नामांकन होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अभ्यर्थी अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित हो सकते हैं। अब तुम कहो गुजरात का आदमी वाराणसी में कैसे आ सकता है, तो आ सकता है। आर्टिकल 19 में हमने क्या पढ़ा था, कहीं भी बसने का अधिकार। तो वो आए 15 दिन पहले बस गए, यहाँ पर पंजीकृत हो गया खड़े खड़े और इलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे लड़ सकते हैं। तो उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, पंजीकृत तुम्हारा नाम होना चाहिए। नामांकन पत्र उम्मीदवार स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रस्तावकों में से किसी एक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय राज्यसभा स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रस्तावक होगा। यदि उम्मीदवार स्वतंत्र हैं तो उसके लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। प्रस्तावक कौन होते हैं? जो कहते चलो चलो खड़े हो जाओ, कहते हैं ना 7 वाले सन मारेंगे, गारंटर वही होते हैं प्रस्तावक। हाँ, जो 7 जाते हैं वही। तो कितने हो चाहिए? 10। कितने हो चाहिए? 10। सामान्य उम्मीदवार के लिए सुरक्षा जमा राशि 25,000 रुपये है। जब SC ST की बात है तो 12,500 रुपये है। तुम्हारे वोट कम पड़े तो फिर ये जब्त हो जाएंगे, वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति या उनके अधिकृत व्यक्ति के समक्ष व्यावहारिक रूप से प्रोटेम स्पीकर के समक्ष क्या करना पड़ता है? शपथ लेनी पड़ती है। और ये प्रोटेम स्पीकर कहाँ से आ गया? अब मान लो तुम सब कोचिंग में हो, तुम में जो सबसे पहले से पढ़ रहा होगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, वो पुराना है, वो सीनियर हो गया तुम लोगों का। जो सीनियर है उसे क्या बना देंगे हम? मॉनिटर बना देंगे। उसे क्या बना देंगे? मॉनिटर। अब ऐसा ही वहाँ पर लोकसभा में क्या है, जो पहले से 4-6 इलेक्शन जीत कर आया है, थोड़ा उम्र भी होगी उसकी, तो उसे क्या बना दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। अब 450 लोगों को राष्ट्रपति किस किस को पर्चा पढ़वाएगा, कितने दिन पढ़वाएगा? इसीलिए उनको नियुक्त कर दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। आप हाँ, नहीं ओमुला नहीं, प्रोटेम स्पीकर अलग होते हैं। तो वो क्या करेंगे, प्रोटेम स्पीकर उनमें चुनाव, प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, फिर सबकी शपथ दिलवाएगा और वही अध्यक्ष चुनेगा। ठीक है। अब अध्यक्ष फिर बैठ जाएंगे अपनी सीट पर, प्रोटेम स्पीकर इसके लिए रहेंगे कि बाई दिवस अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उसका पद कौन संभालेंगे? प्रोटेम स्पीकर संभाल लेंगे। तो शपथ कौन दिलाता है इन्हें? प्रोटेम स्पीकर। अनुच्छेद 104 के तहत सदस्य शपथ के लिए बिना सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकता। जब तक अनुच्छेद 104 कहता है, जब तक लोकसभा का सदस्य प्रोटेम स्पीकर से शपथ नहीं ले लेता तब तक वो लोकसभा में नहीं बैठ सकता। ठीक, ये थी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। अब रह जाती है राज्यसभा लोकसभा दोनों ही इसमें निपटा दिए हैं। अब बाद में जो लोकसभा और राज्यसभा से कुछ अन्य जानकारियाँ हैं, इनमें क्या है, कभी कभी बीच कुछ क्या केस होते रहे, कुछ कानून बनाए गए राज्यसभा लोकसभा से, कुछ कानून मिस हो गए, उनको एक व्यू ले लेंगे। ठीक है, कल अगली क्लास में।